गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरी आशा है आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी 29 तारीख को परीक्षा है सामाजिक की और 30 तारीख को परीक्षा है गणित की। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इसका जो सामाजिक का पेपर है वो पढ़ रहे हैं। और कौन सा पढ़ रहे हैं? 11वां। इससे पहले बच्चों अपन कितने पढ़ चुके हैं आपको पता है? 10 पेपर पढ़ चुके हैं। और अब जिसने 10 पेपर नहीं पढ़े हैं वो इसी वीडियो की, ये जो चल रही है आपकी क्लास, इसकी क्लास जैसे ही समाप्त होगी ये, उसके बाद में जैसे वीडियो समाप्त होगा और लास्ट में आप इसी जो ये नाम लिखा आ रहा है यहाँ पर वीडियो का, उसके जैसे दबाओगे तो नीचे एक लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में आपके पूरे गणित के भी सामाजिक के भी, चाहे आपकी गणित की क्लास लगो चाहे आपकी सामाजिक क्लास लगो, जब भी क्लास लगेगी उसके नीचे सारी लिस्ट दी होगी। आप उनको देखेंगे तो आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे अपन जो अपना इस्माइल प्रश्न पत्र 11। तो आप सब रेडी है? एक बार देखे मेरे को यस करके बोलो भाई, हाँ सर हम रेडी है। तो फिर और आज का जो पेपर है वो इतना ये है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें बड़े प्रश्न नहीं है आज वाले में, सारे प्रश्न छोटे छोटे हैं। तो आज के सारे उत्तर अपने प्रश्न उत्तर ही चलेगी आज। तो जैसे ही मैं बोलूँ आंसर तो आप तुरंत आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो चलो, ये दिख ही रहे हैं आपको, पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं, नकल नहीं मारनी है, हैं? ध्यान दो। पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन कितने भागों में विभक्त था और विभाग क्या कहलाते थे? कल ही पढ़ाए बच्चों अपन ने यही वाला प्रश्न, थोड़े से अपने जो 3 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला आता है ना बड़ा लघुत्रात्मक का, कल ही पढ़ाए अपन ने ये। तो आप इसका जवाब अभी फटाफट ही लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ये सारी बातें उसमें लिखवाई थी, क्योंकि वो अपन से केंद्रीय शासन के यानी केंद्रीय शासन पर टिप्पणी लिखी है, केंद्रीय शासन पर। तो यहाँ पर तो वो केवल ये सीधा प्रश्न पूछ लिया उसने, टू द पॉइंट। लिखो देखे आंसर, फटाफट लिखो सभी। और सभी बच्चे जो आ रहे हैं वो नमस्ते जरूर लिखे, उसमें अपना नाम लिख करके। कई बच्चे क्या है दूसरे के आईडी से चलाते हैं तो फिर पता नहीं चल पाता है कि ये कौन है। जैसे क्या नाम है, जो निकिता है वो किसी दिन दूसरी आईडी से, किसी दिन दूसरी आईडी से। ऐसे एक ऋतिक है, वो किसी दिन दूसरे की आईडी, किसी दिन दूसरे आईडी से। जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कह सकता हूँ ये रेगुलर पढ़ रहे हैं, और बाद में आप इनका रिजल्ट भी देखना बच्चों। एक पूजा है जो रेगुलर आ रही है, और एक सतीश है, सतीश इंग्लिश वो मैथ की क्लास में नहीं आ रहा। और भी बच्चे हैं, जैसे कोमल है, अब वो कोमल और दूसरी क्लास से उससे आती है आईडी से। तो ये आप ज़रूर अपना नाम लिख के और फिर करें, जिससे मेरे को पता लगे कि हाँ कौन कौन आ रहा है, सब बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो देखो पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया आप सबने। तो देखो अब पहले का उत्तर आपने लिखा है। और हाँ बच्चों, इन कक्षाओं को आप अपने सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर एक सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है और उसके पास में एक घंटी लिखी हुई बेल, तो आप क्या करेंगे उस पर दबा के, वो लाल हो रहा होगा तो ही दबाना है, अगर वो वाइट हो रखा है सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है तो नहीं दबाना। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो तो वो उसको जो लाल है जैसा भी उसको दबा देते हैं। नहीं, ध्यान रखना वो लाल है और उस साथ वाली घंटी को भी दबाना है। क्या होगा कि जैसे अभी ये क्लास आ रही है आपकी, तो इस क्लास के आने से आपको आधा घंटे पहले एक वीडियो मतलब एक मैसेज मिलता है, सूचना आती है एक। उसके बाद में फिर जैसे क्लास स्टार्ट होगी अपन भूल जाते हैं, इधर उधर बातों में लग जाते हैं, तो वो आपको बेनिफिट रहेगा। और जो भी आगे की क्लासें आएंगी, जब भी आएंगी, पेपर आगे तक चलते रहेंगे अपनी परीक्षा तक कि हमारे ये है कि, लेकिन थोड़ा सा हम टाइम देंगे आपको 2-3 दिन का कि आप रिविजन करो। देखो अब आंसर लिखते हैं पहले का। आंसर नंबर 1, मौर्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार। ये बच्चों अपन ने पहले मॉडल पेपर में पढ़ा था, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था? तो कौटिल्य की, चाणक्य की, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही थे। तो इनके अनुसार जो केंद्रीय प्रशासन था उसको बांटा गया है बच्चों 18 विभागों में। कौन सी पुस्तक में? चाणक्य ने।
तो कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य हो चाहे चाणक्य हो, कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में कितने विभागों में व्यक्त किया है? तो 18 विभागों, 18 विभागों में विभक्त किया। तो अपना एक उत्तर तो कितने विभागों में, तो बच्चों क्या हो गया? 18 विभागों में। अगला पूछ रहा है कि उनको क्या कहते थे विभागों को? विभक्त किया जिनको या जिन्हें थीरथ नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? क्या कहलाते थे वो? थीरथ। कितने थे? 18 थे, थीरथ नाम से जाने जाते थे। और बच्चों इन विभागों के जो अध्यक्ष होते थे वो महामात्र नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? महामात्र। ध्यान रखना, कहीं वो अपन तो ये प्रश्न वो ये पूछ लिया कि ये तीर्थ जो थे इनके विभागाध्यक्ष क्या किस नाम से जाने जाते थे? तो महामात्र के नाम से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चीनी यात्री फाहियान ने किस शासक के समय भारत की यात्रा? बच्चों 2 यात्री है ये, एक फाहियान है, एक वैनसांग है, जिसको अपन युआंग चुआंग भी बोलते हैं। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं अपन को, दोनों के दोनों अपन को कंफ्यूज करते हैं। बताओ, देखे नाम लिखो, देखे ये फाहियान, ध्यान रखना, एक वैनसांग था। और वैनसांग अपन पहले पढ़ चुके, इसलिए आपको इस फाहियान वाले का जवाब देना है। 2 देखे, शाबाश, सभी लिखेंगे। आंसर नंबर 2। प्रश्न तो आपको दिख ही रहा है कि चीनी यात्री फाहियान ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। शाबाश। देखो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। किसके समय बच्चों? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ये गुप्त वंश का था चंद्रगुप्त द्वितीय। एक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये चंद्रगुप्त किसका है? गुप्त वंश का है। द्वितीय था जिसको विक्रमादित्य के, इसका ऐसा भी आ सकता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न देखो कितना सरल है। ये प्रश्न पहले आ चुका, लेकिन मैंने बच्चों आपको कहा था वहां पर इसने दूसरे नाम से पूछा था, यहां पर उसी को घुमा दिया कि वर्तमान में अस्तित्व रखने वाले, देखो प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा दिया। वर्तमान में अस्तित्व रखने वाली शेरशाह द्वारा निर्मित सर्वाधिक लंबी सड़क का क्या नाम है? वैसे तो बच्चों उसने खूब सड़कें बनाई थी, लेकिन 4 सड़कें उसने थोड़ी बड़ी बनाई थी, उनमें से भी एक सबसे बड़ी सड़क है जिसका नाम पूछ रहा है वो। और ये प्रश्न पहले परीक्षा में आ भी चुका, बोर्ड की परीक्षा में, और बार बार घुमा घुमा के इन प्रश्न पत्रों में भी आ रहा है। तो बताओ इसका आंसर लिखो फटाफट। चलो आंसर देखते हैं। आंसर है इसका ग्रांड ट्रंक रोड। सबसे लंबी है, जो बंगाल के सोनार से लेकर के पेशावर तक फैली हुई है, इतनी लंबी है। आंसर नंबर 4। प्रश्न है बच्चों, रणथंबोर के शासक हमीर देव ने किस मंगोल सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी को देने से मना कर दिया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर चेप दो, देखे फटाफट। देखो सब नहीं लिख रहे, देखो ये गलत बात है, लिखना सबको पड़ेगा भाई, क्योंकि गलत तो कोई बात नहीं, सही कराने के लिए तो अपना रिवीजन तो होगा ना।
भाई अपना रिवीजन तो होगा भाई, मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, नहीं तो आपके माइंड में जो है वो रह जाएगा कि मैं सही है कि गलत है। अब आप यहाँ गलत लिखोगे तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ सुधारने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। लिखो फटाफट, सभी लिखो सभी। और इन क्लासों को अपने और जो दोस्त है उनको भी देखने के लिए कहो, तो ज़्यादा उनको भी लाभ मिलेगा। आप देख रहे हो तो कि अकेले अकेले ही देखो। क्या है, दो थे, क्या पता है, मंगोल सेनापतियों को दो थे, उनका नाम था, एक का नाम था मुहम्मद शाह है और एक का नाम था के हब्रू। क्या था बच्चों, एक का नाम मोहम्मद शाह और एक का नाम के हब्रू, दो थे। इन्हीं को अलाउद्दीन खिलजी को नहीं लौटाया था, इसीलिए तो आपको पता हो तो रणथंभौर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है आंसर नंबर 5। सभी बच्चे आंसर देंगे, इसका तो आपको परफेक्ट याद होगा। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? लिख दो, देखिए फटाफट, चेप दो सभी, लिख दो सभी, लिख दो आंसर, देखिए फटाफट। मैंने आपको तरीका बताया था लिखने का कि आपके पास एंड्रॉयड हो चाहे आपके पास जियो वाला भी हो, तब भी आप उसके जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जैसे जाओगे तो वो जो इधर वो आता है जिसको अपन बोल के, तो उस पर क्लिक करके फटाफट बोल दो आंसर तुरंत उसमें, और फिर बाद में एंटर कर दो तो सीधा आंसर लिखने में आ जाएगा। लिख दो फटाफट। और हाँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है सही अच्छी तरीके से और आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ सही, तो आप लाइक तो करेंगे ही, साथ में यस सर ये लिख के भी भेजेंगे। अगला, तो इसका आंसर है बलीचा में। बलीचा नामक स्थान पर, ध्यान रखना। आंसर नंबर 6 बच्चों, जयपुर नगर को बसाने वाले कौन थे? फटाफट लिख दो आंसर, दट सभी बच्चे लिखेंगे, देखो आंसर। लिखो 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 लिखो। गुड, लिखो। तो सीधा सा आंसर है, देखो नाम ही कह रहा है जयपुर, तो सवाई जय सिंह ने बसाया था। आपको पता है 1727 में, तो ये केवल पूछ क्या रहा है कब मतलब बसाने वाला कौन था, बस उसका नाम लिखना है। सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय, कब? 1727 में, सबको पता है ये तो। अगला प्रश्न है कि बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था बच्चों? बंदा बैरागी, जिसको अपन बंदा बहादुर के नाम से भी जानते हैं, उसका मूल नाम क्या था? लिखो, देखा आंसर, शाबाश, लिखो सभी। अरे लिखो सभी, देख रहे हैं बेटे। शाबाश, देखो आंसर नंबर 7, बंदा बैरागी का बच्चों मूल नाम था माधोदास। क्या नाम था? माधोदास। इनको बंदा बैरागी न कहकर बंदा बहादुर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बच्चों इन्होंने बहादुरी का ही काम किया था। और हाँ,
इनको बंदा बैरागी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है गुरु गोविंद सिंह के जब वो दक्षिण पे चले गए थे तो वो के जो तट पर जो आश्रम था वहाँ पर थे, अपने आप को ये गुरु का इन्होंने अपने आप को बंदा मान लिया था। बंदा मतलब उनका सेवक, इसलिए तो बंदा बैरागी, और बैरागी मतलब जिन्होंने वैराग ले लिया था। इस कारण से बंदा बैरागी तो है ही, लेकिन बहादुर इसलिए था क्योंकि इन्होंने पंजाब के अंदर जाकर के यानी कि जो मुस्लिम जो धर्म यानी कि जो मुगल शासन था उस मुगल शासन को उखाड़ फेंक दिया था इन्होंने, इसलिए बहादुर भी थे ये। अगला क्वेश्चन, तो इनका जो मूल नाम था वो था माधव दास। अब है आंसर नंबर 8 और प्रश्न है अपना, राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूपों का नाम बताइए। बच्चों फटाफट इसका आंसर लिख दो देके कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये प्रश्न पहले 2 बार आ चुका। शायद एक तो पहले मॉडल पे जो एक तो पहला जो पेपर था अपना उसके अंदर था, उसके बाद शायद चौथे 5वें में और था ये। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप पीछे वाले पेपर देखेंगे तो कहीं प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सब पेपर आपको देखने चाहिए पूरे। अपन क्या करते हैं, देखा काट दिया बच्चों, समझ में नहीं आता। जैसे मान लो मैं निबंधात्मक कोई प्रश्न समझा रहा हूँ आपको और आपने देखा एक लाइन समझते आपको समझ में आ जाएगी क्या? नहीं, पूरा पढ़ेंगे तब पूरा सार आएगा अपने पास, अच्छा ये था इसका मतलब। इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि पूरा देखे। चलो अभी इसका जवाब दो। देखे देखो सबने नहीं दिया अभी तक जवाब, गलत हो कोई बात नहीं, सब दो। तो अब ध्यान दे लो, सामने 2 थे, क्या कह रहा है 2 रूपों का नाम लिखिए। अब देखो ये क्या रहा है, अपन यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा जो गलती करते हैं वो बताओ आपको। वो केवल लोकतंत्र के रूप लिख के आ जाते हैं जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, इस प्रकार से मार्क्सवादी, कुलीन, ये वाले लिख के आ जाते हैं। अभिजनवादी जिनको अपन बोलते हैं, सिद्धांत लिख के आ जाते हैं। लेकिन ये तो क्या कह रहा है, लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र। ध्यान रखना, तो राजनीतिक लोकतंत्र के 2 थे, एक राजनैतिक लोकतंत्र के 2 रूप कौन कौन से हैं? पहला है राज्य के रूप में, और एक है शासन के रूप में। ठीक है बच्चों, एक राज्य के रूप में और एक शासन के रूप में। अब अपन आगे वाले का आंसर यहाँ से इधर लिखेंगे क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बची है। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ तो 1 से लेकर के अपन ने 8 तक के आंसर लिख दिए, 2 बाकी और बचे हैं, तो 9वां आंसर अपन यहाँ लिखेंगे। 9वां आंसर। अब मेरे कई साथी क्या करेंगे, कभी देख रहे हैं अभी तो, लेकिन बाद में कोई जो पीछे वाले, इसलिए मैं कहता हूँ आप लाइव में देखा करो, इससे आपको पूरा पता लगेगा। अब जो बाद में इस वीडियो को बाद में देखेंगे, अभी तो लाइव चल रही है तो अभी तो आप जो भी कर रहे हो उसका सब, लेकिन वो बाद में कई मेरे साथी रहते हैं, सर इसका यह आंसर, सर इसका यह आंसर। अरे भाई उस समय अब कौन है आपको सुनने वाला? ठीक है, तो ध्यान दो। अब ये 9वां प्रश्न है, और 9वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा और किस प्रकार की जाती है? तो देखिए लिखो, फटाफट आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। इसका आप देखो कि बहुत बड़ा उत्तर है, नहीं, इसका केवल 2 शब्दों में आंसर है। लिखो देखो फटाफट। जल्दी लिखो, इससे आपका रिवीजन भी होगा बच्चों। और तो और इससे आपकी एक जो मानसिक जो आपके माइंड में घूम रहा है, इसका उत्तर ये होना चाहिए। लिखोगे तो आपके वो कन्फर्म हो जाएगा, और वो बाद में परीक्षा में आएगा तो आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के देख के इनका ये करके बनाए गए प्रश्न नहीं है। देखो अब मैं बता रहा हूँ, कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले तो किसके द्वारा की जाती है? तो बच्चों वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो,
चाहे वो उच्च न्यायालय हो, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। अपन कह सकते हैं उच्च न्यायालय है तो राज्यपाल की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सिफारिश पर, वो मुख्य न्यायाधीश की। अन्य न्यायाधीशों की तो फिर मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अपन इतने झमेले में नहीं पड़ेंगे, अपन केवल किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस प्रकार की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम पद्धति से। ये लो, मैंने कहा था ना आपको कि दो शब्द में आंसर इसका, राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम पद्धति से। कॉलेजियम पद्धति क्या है बच्चों, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय, उनके जो जज है, जो वरिष्ठ जज है, एक तो मुख्य न्यायाधीश है और बाकी वरिष्ठ जज है, वो मिलकर के एक क्या नाम है जो कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी के तहत फिर जो उसके लिए एलिजिबल होता है, जो योग्यताएं पूरी करता है, उनको चुना जाता है। तो ये है कॉलेजियम पद्धति, और किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न 10वां, यह है हल्दीघाटी के युद्ध के परिणामों के लिए कौन से आधार विवेचनीय हैं। तो अब इसको थोड़ा सा आपको सुनना है। देखो, ये कहने का मतलब यह है कि जो हल्दीघाटी का युद्ध था उसका परिणाम जो है वो कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि तो अनिर्णीत युद्ध था। अनिर्णीत का मतलब होता है कि ये युद्ध ऐसा था जिसका कोई निर्णय ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं कि इसका निर्णय हुआ था, इसमें अकबर जीत गया था। कुछ ऐसा कहते हैं कि इसमें क्या नाम है जो राणा प्रताप जीत गया था। अब क्या था, तो अब उनका विवेचन करते हैं। तो कुछ बातें हैं, कुछ आधार है, जिनके आधार पर जब उनका पता लगाते हैं तो फिर अपने आप ही स्वतः ही पता लगता है कि किसका कौन जीता था, कौन हारा था। पहला आधार लेते हैं उद्देश्य का। अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना, बंदी बनाना, या उसको बंदी बनाकर ले जाकर मारना, या पूरी तरीके से मेवाड़ पर अपना अधिकार करना, यह था। लेकिन क्या अकबर ये कर पाया था? नहीं। न तो वो मेवाड़ पर पूरा अधिकार कर पाया था, न वह महाराणा प्रताप को पकड़ सका था, न वह महाराणा प्रताप को बंदी बना सका था। तो इस निर्णय को अगर अपन देखते हैं तो बताओ बच्चों, कौन जीता? क्या अकबर जीत गया? नहीं जीता। तो ये आधार है एक तो किसका, उसके परिणामों का, जिसमें अकबर नहीं जीता। कौन सा? उद्देश्य। उद्देश्य क्या था उसका कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को पकड़कर बंदी बनाना, उसको मारना और पूर्ण मेवाड़ पर अधिकार करना, जो वो नहीं कर पाया। इसका मतलब अकबर की तो हार है। तो पहले दृश्य से देखते, उद्देश्य से देखते थे तो उद्देश्यों में अकबर हार गया। नंबर 2, जब हल्दीघाटी का युद्ध समाप्त हुआ या हल्दीघाटी का युद्ध चल रहा था तो अकबर की जो सेना थी, यानी जिसका नेतृत्व आसफ खां और क्या नाम है जो मानसिंह कर रहे थे, सेना के अंदर भय था। वो केवल अपना टाइम पास कर रही थी, लड़ने से वो घबरा रही थी। और बाद में भी उसने राणा प्रताप की सेना का न राणा प्रताप का पीछा नहीं किया। इससे ये सिद्ध होता है कि जो अकबर था उसकी जो सेना थी वो डर चुकी थी और यहाँ भी अकबर नहीं जीता। तब भी, और इसका सीधा सीधा सा उदाहरण, इसका सीधा सीधा सा जो रोष था, इसका सीधा सीधा सा जो उद्देश्य था, वो वहाँ देख सकते हैं। जैसे हल्दीघाटी का ये होने के बाद जब सेना लौटी तो आसफ खां और मान सिंह की अकबर ने ड्यूटी बंद कर दी थी, यानी कि राजमहलों से उनको निकाल दिया था। उनकी जो मनसबदारी थी वो ख़त्म कर दी थी। इससे ये सिद्ध होता है बच्चों कि इस क्या नाम है जो मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में जो उनकी सेना थी अकबर की, वो भी कैसी थी? हार चुकी थी।
तो यहाँ पर भी हल्दी घाटी का युद्ध अकबर नहीं जीतता। अगला और लेते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए अकबर खुद क्षेत्र 77 में खुद सेना लेकर गया, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसके बाद में उसने और शाहबाज खां को भेजा 3 बार, 77, 78, 79, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में बच्चों महाराणा प्रताप ने जो कोलियारी में जो पर्वत था उसके ऊपर अपनी अस्थायी राजधानी बना ली, यानी कि वो अब भी प्रताप ही जीत रहा है। उसके बाद में अब्दुल रहीम को शेरगढ़ के किले के वहाँ से अमर सिंह पकड़ करके ले गया, यानी कि यहाँ भी हार अकबर की हुई। तो बताओ बच्चों, इस युद्ध के अंदर कौन जीता? इसलिए आप खुद इसका आधार, तो मैंने आधार बताए हैं बस। पहला आधार था उद्देश्य का आधार, जिसमें अकबर असफल था। दूसरा था उसकी सेना का, जो उनका न तो पीछा कर सकी और न उसके अंदर डर था। आपको पता है एक बार तो ये हुआ था कि अकबर की सेना भाग रही थी। अकबर की सेना क्या कर रही थी? भाग रही थी वापस, पता है आपको। अब ये इसके क्या थे? आधार थे। तो बच्चों अब इनको लिख तो आप खुद ही सकते हो, या थोड़ा सा लिखवाऊं, देख लो, फिर भी लिख लो। हल्दी घाटी के परिणामों की विवेचना निम्न आधारों से कर सकते हैं। पहला है उद्देश्यगत। कहने का मतलब, उद्देश्यगत का मतलब अकबर का उद्देश्य क्या था बच्चा? उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, वह मारना तथा मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार। लेकिन असफल। पहला आधार ये था। दूसरा आधार सेना में भय व पीछा न करना। अकबर की सेना में भय इस कदर था कि वह केवल अपना समय निकाल रही थी। तीसरा, मानसिंह व आसफ खां ड्योढ़ीबंद कि ड्योढ़ीबंद, इससे क्या था कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। इसके बाद में भी बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर खुद गया अभियान लेके, लेकिन वो भी इतना सफल नहीं हो चुका। यानी अकबर को उसका जो मकसद था महाराणा प्रताप को यानी जीते जी, यानी कि आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा जो रोना आया था, सबसे ज़्यादा जो दुखी हुआ था तो वो अकबर ही हुआ था। तो और उसने खुद गया
शाहबाज खां को भेजा, उसके बाद में बच्चों उसने रहीम खान को भेजा, उसके बाद में उसने जगन्नाथ खचावा को भेजा, और बाद में तो वो अपने आप खुद ही हार मान लिया कि मेरी बस की बात अब नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन ने आज का ये प्रश्न पत्र देखा बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आगे के क्लासों में आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और इन कक्षाओं को अपने सभी साथियों के पास आप भेजेंगे, और आप इनके पीछे वाले जो प्रश्न पत्र है बच्चों उनको भी देखेंगे, जिनसे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ ही लिया। अरे बच्चों, आपका रिवीजन होगा, और उस समय जब आप परीक्षा के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको अच्छा कुछ याद तो आएगा, अरे हाँ वो प्रश्न वो तो ऐसे था। क्योंकि अब इस पेपर के आपको सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और छोटे छोटे थे। कल अपन इसी टाइम की फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।